प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बाद अगला चैप्टर है पर्वत निर्माण। ऐसे तो पर्वत चार प्रकार के होते हैं: अवलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, है ना। लेकिन दुनिया में ज्यादातर जो पर्वत निर्माण के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए गए हैं, अधिकतर सिद्धांत वलित पर्वतों के संदर्भ में ही दिए गए हैं, क्योंकि दुनिया के अधिकतर जो विशाल और ऊंचे पर्वत हैं वो वलित पर्वतों के ही उदाहरण हैं। चाहे हिमालय हो, चाहे एंडीज हो, चाहे रॉकीज हो, तो ये सभी वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। इसलिए अधिकतर जो सिद्धांत हैं पर्वत निर्माण के संदर्भ में, अधिकतर सिद्धांत वलित पर्वतों के संदर्भ में दिए गए हैं। अन्य जो पर्वत हैं जैसे ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ये न तो उतने विशाल होते हैं और न ही इनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। दूसरे, इनकी निर्माण प्रक्रिया भी इतनी जटिल नहीं होती है, जबकि वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया भी जटिल होती है। ये बहुत ही ऊंचे और विशाल होते हैं। यही कारण है कि वलित पर्वतों यानी मोड़दार यानी फोल्डेड माउंटेन की पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या ने ही हमेशा भूगर्भ शास्त्रियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, क्योंकि उनकी निर्माण प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है फोल्डेड माउंटेन की। पर्वत निर्माण के संदर्भ में या वलित पर्वत हम कह सकते हैं, उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा आगे अध्याय में। मोड़दार या वलित पर्वत के निर्माण के संदर्भ में कई तरह के सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन इनमें से 3 सिद्धांत अधिक विश्वसनीय हैं, इसलिए विशेष महत्व के हैं। वलित पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में ये तीनों सिद्धांत कौन से हैं? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत और तीसरा है प्लेट टेक्टोनिक थियरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। पर्वत के निर्माण के संदर्भ में दिए गए सिद्धांतों में यही 3 विशेष महत्व के हैं, है ना। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर महोदय जर्मन के भूगर्भ शास्त्री थे, जर्मनी के थे ये, है ना। कोबर जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने बताया है कि वलित पर्वतों की या पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों की गर्भ से हुई है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, पहले हम देख लेते हैं भूसन्नति क्या होता है। 2 स्थल खंडों के बीच जो संकरा समुद्र होता है ना, 2 स्थल खंडों के बीच जो संकरा सागर होता है, उसी को हम भूसन्नति कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीका से टूटकर उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रहा था, तो उत्तर में यूरेशिया था, तो यूरेशिया और भारतीय प्रायद्वीप के बीच टेथिस सागर था, तो टेथिस भूसन्नति जिसे हम कहते हैं, है ना। 2 स्थल खंडों के बीच संकरा सागर। तो कोबर जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों की गर्भ से बताई है। कोबर के अनुसार पर्वतों की उत्पत्ति इन्हीं भूसन्नतियों की गर्भ से होती है। इन्होंने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना भी कहा है। जैसे कि ये भूसन्नति है, इसके बीच में हम मान लेते हैं पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये समुद्री क्षेत्र, संकरा समुद्री क्षेत्र, है ना। इनके अनुसार पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों की गर्भ से होती है। इन्होंने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है। इन्होंने ये भी बताया है कि पर्वतों की उत्पत्ति, इन्होंने पर्वतों को भूसन्नतियों के संकुचन का परिणाम बताया है। इनके अनुसार जब भूसन्नतियों का संकुचन होता है, संकरे होने लगते हैं, तो पर्वतों की उत्पत्ति होने लगती है। नोट्स हम लास्ट में लिखवाते चलेंगे। अब हम आगे जो बताने वाले हैं उसको समझने से पहले इस चित्र को समझ लीजिए। चित्र में भूसन्नति दिखाई गई है। भूसन्नति में मलबा जमा हो रहा है, क्योंकि नदियां पर्वतों से निकलती हैं, स्थल खंडों पर प्रवाहित होते हुए कहाँ जाकर गिरती हैं? समुद्रों में। तो ये कोई भूसन्नति है, संकरा समुद्र। इसमें नदियों द्वारा जो अवसाद बहाकर लाया गया वो धीरे धीरे जमा होता गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भूसन्नति में गहराई बढ़ रही है। यहाँ लिख रहा है भूसन्नति में नीचे की ओर धंसान। जब भार बढ़ता है अवसादों का, तो भूसन्नति का नीचे की ओर धंसान होने लगता है। किसी भी वस्तु का जब नीचे की ओर धंसान होगा तो उसका आयतन तो उतना ही होगा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी जो चौड़ाई है वो घटने लगती है, क्योंकि वो संकुचित होने लगता है। धीरे धीरे गहराई बढ़ेगी तो चौड़ाई घटने लगती है, संकुचित होने लगता है। चौड़ाई घटने के चलते इसमें जो अवसादी मलबा जमा हुआ है वो दोनों
वो मुड़कर वलित हो जाता है। ये देखिए, वलित होने से वलित पर्वतों की उत्पत्ति हो जाती है। ये समझ गए आप पहले चित्र में क्या बनाया गया है। अब आगे देखते हैं। कोबर महोदय के अनुसार, कोबर महोदय का जो भूसन्नति सिद्धांत है वो 3 मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता क्या है, आज जहां पर पर्वत है वहां पर पहले भूसन्नतियां थी। आज जहां पर भी पर्वत है वहां पर पहले भूसन्नतियां थी। मान लेते हैं हम ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। यहाँ पे पहले इस समय हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पर पहले क्या थी, भूसन्नति थी। यहाँ पर पहले हिमालय नहीं था, पहले एक भूसन्नति हुआ करती थी। इसके उत्तर में क्या था, अंगारा लैंड और उसके दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लैंड। प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, है ना। तो 33 भूसन्नति के उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। अब इसे लिखना नहीं है, अभी जैसे बोल रहा हूं उसे उसी रूप में लिखना है। तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता, आज जहां पर पर्वत है वहां पर पहले भूसन्नति थी। कोबर ने भूसन्नति को पर्वत निर्माणकारी स्थल कहा है, यानी पर्वत निर्माण स्थल कहा है। भूसन्नति जो होती है वही पर्वत निर्माण स्थल होती है ना। भूसन्नति की चारों तरफ मैं पहली मान्यता ही लिखा रहा हूं, 3 मान्यताओं पर आधारित है। पहला मान्यता, आज जहां पर पर्वत है वहां पर पहले भूसन्नति थी। कोबर महोदय ने भूसन्नतियों को पर्वत निर्माण स्थल कहा है। भूसन्नति की चारों तरफ प्राचीन दृढ़ भूखंड था। ये जो है दृढ़ भूखंड लिखा है ना, प्राचीन दृढ़ भूखंड था। इसे कोबर महोदय ने क्रेटोजेन नाम दिया है। क्या नाम दिया है, यहां पे लिखा हुआ है क्रेटोजेन, ठीक है। दूसरी मान्यता, 3 मान्यताओं पर आधारित उनका सिद्धांत। दूसरी मान्यता, इस भूसन्नति में नदियों द्वारा लंबे समय तक बहा कर लाए गए अवसादों का जमाव किया गया। नदियां पर्वतों से आती हैं, चट्टान काट कर लाती हैं, उसे हम अवसाद कहते हैं। कहाँ ले जाती हैं, समुद्र में गिरा देती हैं। तो इस भूसन्नति में दूसरी मान्यता है, भूसन्नति में नदियों द्वारा लंबे समय तक लाए गए अवसादों का जमाव हुआ, ठीक है। अवसादी जलमाओं के परिणाम स्वरूप, है ना, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के परिणाम स्वरूप भूसन्नति में दबाव उत्पन्न हुआ, है ना। अवसादों के भार से भूसन्नति में नीचे की ओर दबाव उत्पन्न हुआ, ठीक है। तीसरी मान्यता, तो दूसरी मान्यता में आप ये भी जोड़ दीजिए कि दबाव उत्पन्न हुआ जिससे भूसन्नति में धंसान होने लगा, ठीक है। अवसादी मलबे के दबाव से भूसन्नति में धंसान धीरे धीरे नीचे की ओर होने लगा। अब तीसरी मान्यता क्या है, भूसन्नति में धंसान से, नीचे की ओर धंसान से प्राचीन दृढ़ भूखंड संकुचित होने लगा। प्राचीन दृढ़ भूखंड के संकुचित होने से भूसन्नति में जमा अवसादी मलबा मुड़कर वलित हो गया, जिससे वलित पर्वतों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गया उनकी 3 मान्यताएं। अब कोबर का जो पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत है 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है ना। पहली अवस्था क्या है, भूसन्नति में अवसादों के निक्षेपण की अवस्था। दूसरी अवस्था पर्वत निर्माण की अवस्था है। तीसरी भूसंतुलन की अवस्था है। तो कोबर का पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। ये 3 अवस्थाओं का हम थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं। पहली अवस्था है भूसन्नति में अवसादों के निक्षेपण की अवस्था, ठीक है। पहली अवस्था में भूसन्नति में नदियों द्वारा अवसादों का जमाव होता है। अवसादों के जमाव से भूसन्नति में दबाव होता है ना। अवसादों के जमाव से भूसन्नति में दबाव होता है, जिससे प्राचीन दृढ़ भूखंड संकुचित होने लगता है, ठीक है। यानी भूसन्नति में दबाव और प्राचीन दृढ़ भूखंड में संकुचन, ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। पहली अवस्था भूसन्नति में अवसादों के भार के चलते दबाव और प्राचीन दृढ़ भूखंड में संकुचन, ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था पर्वत निर्माण की अवस्था है। दूसरी अवस्था पर्वत निर्माण की अवस्था है। भूसन्नति में संकुचन के परिणाम स्वरूप उसमें जमा अवसादी मलबे, इसी के अंतर्गत लिखेंगे, भूसन्नति में संकुचन के परिणाम स्वरूप उसमें जमा अवसादी मलबे मुड़कर वलित हो जाते हैं। वलन की क्रिया दोनों किनारों पर ही अधिक होती है, ठीक है। ऐसा कोबर का कहना है, कोबर महोदय का,
कि वलन या मोड़ की क्रिया दोनों किनारों पर ही अधिक होती है, जबकि बीच का भाग समतल रूप में ही ऊपर की ओर उठ जाता है। बीच का भाग समतल रूप में ही ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है। तीसरी अवस्था में असंतुलन उत्पन्न होता है। तीसरी अवस्था कौन सी है? भूसंतुलन की अवस्था। तीसरी अवस्था में असंतुलन उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप कहीं भूसन्नति में जमा अवसादी मलबे में कहीं धंसान होता है और कहीं उत्थान होता है। तीसरी अवस्था में भूसन्नति में असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूसन्नति में जमा अवसादी मलबे में कहीं धंसान होता है और कहीं उत्थान होता है और अंत में संतुलन स्थापित हो जाता है ना। भूसंतुलन की अवस्था, अंत में संतुलन स्थापित हो जाता है। ये हो गया कोबर महोदय के पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत की तीनों अवस्थाएं। ठीक है। अब इसकी विशेषता हम देख लेते हैं क्या है। कोबर महोदय का जो भूसन्नति सिद्धांत है, पर्वत निर्माण के संदर्भ में कोबर महोदय का जो भूसन्नति सिद्धांत है, उसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि ये वलित पर्वतों की भौतिक स्वरूप यानी भौतिक बनावट की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। भौतिक बनावट की व्याख्या, पहले हम भौतिक बनावट देख लें। हिमालय को ही ले लेते हैं। ठीक, ये है हिमालय। ठीक है। यहाँ पे है पामीर घाट। जब मैं भूगोल सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताया था इस बातों को। हाँ, पामीर घाट से निकला हुआ इधर हिमालय, पामीर घाट से एक और इधर पर्वत निकला है, उसका नाम क्या है? चीन में चला गया है। ये तो है आपका हिमालय, और ये है कुनलुन। चीन में चला गया है। आप मैप में देख सकते हैं, हिमालय है, कुनलुन है। इन दोनों पर्वतों के बीच में क्या है? ये पूरा एरिया किसका है? तिब्बत का पठार है ना, तिब्बत प्लेटू है ये। यानी दो वलित पर्वतों के बीच में एक समतल पठार है। पठार क्या होता है? ऊपर से समतल होता है। तो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत की सबसे अच्छी विशेषता है कि यह वलित पर्वतों की भौतिक बनावट, भौतिक स्वरूप की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए हिमालय और कुनलुन पर्वतों के बीच तिब्बत का समतल पठार है ना। वास्तव में जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में ही दिया गया था, है ना। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हिमालय के संदर्भ में दिया गया था। जैसे कि आज जहां पर हिमालय है वहां पर पहले 33 भूसन्नति हुआ करता था, है ना। आज जहां पर हिमालय है वहां पर पहले 33 भूसन्नति हुआ करता था। 33 भूसन्नति में उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड से बहकर आने वाली नदियों ने लंबे समय तक अवसादों का निक्षेपण किया। इसी अवसादी मलबे के मोड़ पड़ जाने से हिमालय पर्वत की, इसी अवसादी मलबे में वलन की क्रिया होने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ठीक है। यह हो गया कोबर महोदय का भूसन्नति सिद्धांत। अभी तक मैंने चित्र के साथ साथ दिखाते हुए जो बोला उसी को आप अपनी भाषा में लिख लीजिए। यही है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। बात इनकी मैंने कितना भी बोला है, बात बहुत आसान सी है कि भूसन्नति में अवसादी मलबे का जमाव, जिससे भूसन्नति में नीचे की ओर धंसान, भूसन्नति में नीचे की ओर धंसान से भूसन्नति में संकुचन, संकुचन के परिणाम स्वरूप अवसादी मलबा मुड़कर वलित हो गया। कोबर महोदय ने विशिष्ट रूप से जोड़ा है कि वलन की क्रिया किनारों पर ही होती है, बीच का भाग समतल रूप में ही ऊपर उठ जाता है। आप चित्र बनाकर अगर इतना ही लिख देंगे, क्योंकि आजकल प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं 150 शब्दों 250 शब्दों के, इतने कम शब्दों में जब उत्तर देना है तो बहुत ज्यादा लिखने की गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है। मूल बात तो आप समझ गए ना। ठीक है। अब कोबर के भूसन्नति सिद्धांत की कमियां निकाल लेते हैं कि देखते हैं इसमें कमियां कौन कौन सी हैं। ठीक है। कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है वो पूर्व पश्चिम में, जैसे हिमालय किधर फैला है, पूर्व पश्चिम में फैला है, इधर पश्चिम है इधर पूर्व है। तो कोबर का जो सिद्धांत है वो पूर्व पश्चिम में फैले पर्वतों की उत्पत्ति की अच्छी व्याख्या करता है, लेकिन यह सिद्धांत उत्तर दक्षिण दिशा में फैले पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर पाता।
यानी यह सिद्धांत, इस सिद्धांत से उत्तर दक्षिण दिशा में फैले पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या या पर्वतों की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता है इस सिद्धांत से। जैसे एंडीज, एंडीज पर्वत क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा में फैला है, और एंडीज पर्वत क्या है, महाद्वीप के बिल्कुल पश्चिमी किनारे पर है। इसी तरह रॉकीज पर्वत देखिए, महाद्वीप के बिल्कुल पश्चिमी किनारे पर है, वहां पर कोई भूसन्नति नहीं थी, तो फिर उनका उदय कैसे हुआ? यही कारण है कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पूर्व पश्चिम में फैले पर्वतों का अच्छा स्पष्टीकरण देता है जैसे हिमालय, लेकिन यह सिद्धांत उत्तर दक्षिण दिशा में फैले पर्वतों का स्पष्टीकरण देने में सक्षम नहीं है या उनकी उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है। दूसरा, सिद्धांत के अनुसार अवसादी मलबे का दबाव धसान काफी नीचे तक हुआ है ना। सिद्धांत के अनुसार अवसादी भूसन्नति में जमा अवसादी मलबे का धसान काफी नीचे तक हुआ, तो इसलिए जो अवसादी मलबे काफी गहराई तक पाए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता कि पृथ्वी के गर्भ में काफी गहराई तक अवसादी मलबे का धसान हुआ हो कहीं, है ना। ऐसा भी कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। तीसरी इसमें आलोचना की बात यह है कि कोबर ने पर्वत के निर्माण के लिए जो बल प्रयुक्त किया है वो सर्वथा अपर्याप्त है। कोबर महोदय ने पर्वत निर्माण के लिए कौन सा बल प्रयुक्त किया है? भूसन्नति के संकुचन से उत्पन्न बल, है ना। भूसन्नति में संकुचन होता है तो जमा अवसादी मलबे संपीडनात्मक बल के कारण मुड़कर वलित हो जाते हैं, तो उन्होंने भूसन्नति के संकुचन से उत्पन्न बल का जो प्रयोग किया है वह बल पर्वत निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये तीनों आप उसकी सिद्धांत की कमियां बता देंगे। हो गया। इससे ज्यादा न लिखने की गुंजाइश है और नहीं इससे ज्यादा जानने की आपसे अपेक्षा है एग्जाम में, और नहीं इससे ज्यादा लिखने के लिए आपको समय मिलने वाला है। मैंने जितना बता दिया उतना ही बहुत ज्यादा है। एग्जाम में कैसे लिखना है उसका तरीका मैंने आपसे पहले ही वादा किया है कि एग्जाम हॉल में संक्षेप में कैसे अपना उत्तर कुशलता से देके अगले प्रश्न की तरफ चले जाना है। ये कला होती है। 15-15 सवाल पूछे जा रहे हैं, 3 घंटे में 15-15 सवालों के उत्तर कैसे कुशलता से देते हुए अगले प्रश्न की तरफ चले जाना है। इसके लिए बहुत ही अभ्यास चाहिए, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अभ्यास से आपको क्या प्राप्त होगा? संक्षेप में उत्तर देके अगले प्रश्न के उत्तर पर चले जाना ही आपको ये कुशलता प्राप्त होगी। ठीक है। हाँ, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बारे में मुझे विश्वास है कि जितना बताया आप अच्छे से लिख लेंगे, लेकिन फिर भी आप नोट्स लिख लीजिए जितना मैंने अब तक बोला। अगला अध्याय है पर्वत निर्माण। पर्वत निर्माण हेडिंग डाल के पर्वत निर्माण कौन सा अध्याय है? पहला अध्याय था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दूसरा अध्याय कौन था? दूसरा था वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तीसरा अध्याय था सागर नितल प्रसरण। चौथा अध्याय था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब पांचवा अध्याय है पर्वत निर्माण। आइए पर्वत निर्माण पढ़ते हैं, नोट लिख लीजिए। ऐसे तो पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत वलित पर्वतों के संदर्भ में दिए गए हैं, क्योंकि विश्व की अधिकतर विशाल और ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं मोड़दार पर्वतों के ही उदाहरण हैं। अन्य पर्वतों में ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत और शिष्ट पर्वत हैं, लेकिन ये तीनों पर्वत न ही इतने विशाल और ऊंचे होते हैं और न ही इनकी निर्माण प्रक्रिया उतनी जटिल होती है। यही कारण है कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या ने ही हमेशा वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। पहला चेंज कर दीजिए। मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में दिए गए सभी सिद्धांतों में 3 सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, दूसरा होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, तीसरा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है। अब हेडिंग डालिए पहला चेंज करके कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। पहला सिद्धांत आप लिख रहे हैं। जर्मन भूगर्भ शास्त्री कोबर के अनुसार पर्वतों की उत्पत्ति भूगर्भ भूसन्नतियों के गर्भ से होती है। कोबर ने मोड़दार पर्वतों को भूसन्नतियों के संकुचन का परिणाम बताया है। कोबर का सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता ABC करके लिख लीजिए। ए, मोड़दार, आज जहां पर मोड़दार पर्वत हैं वहां पहले भूसन्नतियां थी, जिन्हें कोबर ने पर्वत निर्माण स्थल कहा है। इन भूसन्नतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे, जिन्हें कोबर ने क्रेटोजेन कहा है। बी, भूसन्नति में दीर्घकाल तक नदियों द्वारा लाए गए अवशोधों का निक्षेपण हुआ।
इस अवसादी जमाव से भूसन्नति की गहराई में कमी आई। भूसन्नति की गहराई में कमी आई, भूसन्नति बढ़ता चला गया। तो इस अवसादी जमाव से भूसन्नति की गहराई में कमी आई और साथ ही भूसन्नति में अवसादों के दबाव के परिणाम स्वरूप उसमें धंसान की क्रिया होने लगी। सी, तीसरी मान्यता सी, धंसान की क्रिया से भूसन्नति में संकुचन हुआ। धंसान की क्रिया से भूसन्नति में संकुचन हुआ, जिससे भूसन्नति की चौड़ाई कम होती गई। इसके परिणाम स्वरूप भूसन्नति में जमा अवसादी मलबा मुड़कर वलित हो गया। ठीक है, उसके बाद आप ये दोनों चित्र बना लेंगे। आगे, कोबर का पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहला, भूसन्नति में अवसादों के निक्षेपण की अवस्था। दूसरा, पर्वत निर्माण की अवस्था। तीसरा, भूसंतुलन की अवस्था। पहला क्या है? भूसन्नति में अवसादों की निक्षेपण की अवस्था। इसका थोड़ा सा विस्तार कर देना है। पहली अवस्था में भूसन्नति में अवसादों का निक्षेपण होता है और परतदार अवसादी चट्टानों के दबाव से अवसादों का जब जमाव होता है तो उससे लंबे समय काल में जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परतदार चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। तो पहली अवस्था में भूसन्नति में अवसादों का निक्षेपण होता है यानी जमाव होता है और परतदार अवसादी चट्टानों के दबाव से भूसन्नति में धंसान होता है, जिससे प्राचीन दीर्घ भूखंड में सिकुड़न होने लगता है। यह दोनों प्रक्रियाएं यानी धंसान और सिकुड़न की ये दोनों क्रियाएं साथ साथ, भूसन्नति में धंसान और सिकुड़न की ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। दूसरी अवस्था पर्वत निर्माण की अवस्था है। सिकुड़न से, भूसन्नति में सिकुड़न से परतदार चट्टानें मुड़कर वलित हो जाती हैं। भूसन्नति की सिकुड़न से उसमें जमा परतदार चट्टानें मुड़कर वलित हो जाती हैं। मोड़ की क्रिया दोनों किनारों पर ही अधिक होती है, जबकि बीच का भाग समतल रूप में ही ऊपर उठ जाता है। तीसरी अवस्था में असंतुलन उत्पन्न होता है। इस क्रम में कहीं परतदार चट्टानों में धंसान होता है तो कहीं उत्थान होता है और अंत में संतुलन स्थापित हो जाता है। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत की सबसे अच्छी विशेषता है कि यह मोड़दार पर्वतों की भौतिक बनावट की वैज्ञानिक व्याख्या करता है, अच्छी व्याख्या करता है। जैसे सिद्धांत के अनुसार 2 मोड़दार पर्वतों के मध्य एक समतल पठार होना चाहिए। सिद्धांत के अनुसार 2 मोड़दार पर्वतों के बीच एक समतल पठार होना चाहिए, है ना। हिमालय क्षेत्र में हिमालय और क्युनलुन पर्वतों के मध्य तिब्बत का पठार स्थित है, जिसकी परतदार चट्टानें क्षैतिज अवस्था में है, यानी वो नहीं मुड़ी हैं। इसकी चट्टानें जो है नीचे क्षैतिज अवस्था में होती है, मुड़ी नहीं होती हैं। क्षैतिज मतलब समतल, है ना। तो हिमालय क्षेत्र में हिमालय और कुनलुन श्रेणियों के मध्य तिब्बत का पठार है, जिसकी परतदार चट्टानें क्षैतिज अवस्था में है। वास्तव में यह सिद्धांत हिमालय के संदर्भ में ही दिया गया था। हिमालय के स्थान पर पहले टेथिस भूसन्नति थी, जिसमें उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड से आने वाली नदियों द्वारा लंबे समय काल तक अवसादों का निक्षेपण किया गया। इसी मलबे के संकुचन से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। सिद्धांत में कमियां, हेडिंग डाल दीजिए। सिद्धांत में कमियां। कोबर का सिद्धांत पूर्व और पश्चिम दिशा में फैले पर्वतों की उत्पत्ति की अच्छी व्याख्या करता है, उदाहरण के लिए हिमालय। लेकिन यह सिद्धांत उत्तर दक्षिण दिशा में फैले पर्वतों का स्पष्टीकरण नहीं दे पाता, जैसे एंडीज और रॉकीज। सिद्धांत के अनुसार, दूसरी कमी, सिद्धांत के अनुसार धंसान के कारण अवसादी मलबे काफी गहराई तक मिलने चाहिए। सिद्धांत के अनुसार भूसन्नति में धंसान के कारण अवसादी मलबे काफी गहराई तक मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। तीसरी कमी, कोबर द्वारा प्रयुक्त भूसन्नति के संकुचन से उत्पन्न बल पर्वत निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। कोबर द्वारा प्रयुक्त भूसन्नति के संकुचन से उत्पन्न बल पर्वत निर्माण के लिए प्रयुक्त नहीं है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सरल भाषा में कि कोबर ने पर्वत निर्माण के लिए जिस बल का प्रयोग किया है, अर्थात कोबर ने पर्वत निर्माण के लिए जिस बल का प्रयोग किया है वो पर्याप्त नहीं है ना। ठीक है, ये हो गया कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बाद हम अगला क्या पढ़ेंगे? होम्स का समूहांतरण सिद्धांत, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थियरी।
डोंट वरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वैसे ही पढ़ेंगे हम। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सिर्फ वही पढ़ेंगे जिससे वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या होती है ना। तो इसके बाद अगले 2 अध्यायों में, मुझे लगता है अगले 2 या 3 अध्यायों में पर्वत निर्माण भी खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद हम ज्वालामुखी अध्याय पर आ जाएंगे, ज्वालामुखीयता कहते हैं, है ना। ठीक है, इसी तरह से आप नोट बनाते रहिए। आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप प्रत्येक वीडियो जिस डेट को आप तक पहुंच रही है उसके अगले 10 दिनों में आप उसे 10 बार देख के लाभ उठाइए उसका। अगले 10 दिनों में कम से कम 10 बार देख के उस पर नोट्स बना चुके रहेंगे। ये काम आप करते गए और मेरे साथ साथ करते गए तो निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में उसका अच्छा परिणाम मिलेगा।